Hello everyone, welcome to the world of geology and this is your own geology educator. So आज ये हमारा 15th लेक्चर है. लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट करा था? लास्ट लेक्चर में हमने आपको यूरोमास्टिक्स हैडविकी के बॉरोइंग हैबिटेट, डिफेंस मैकेनिज्म, फीडिंग हैबिट, हाइबरनेशन के बारे में बताया था. इनफैक्ट उसके ब्रीडिंग और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया था. ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरोमास्टिक्स. ओके, यानी कि यूरोमास्टिक्स का कंप्लीट एक्सटर्नल फीचर हम लोग आज देखेंगे. उस एक्सटर्नल फीचर में आता क्या क्या है थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं. देखिए, पहले हम लोग इसमें देखेंगे शेप, साइज एंड कलर ऑफ यूरोमास्टिक्स. आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ बॉडी. हमने आपको बता रखा है कि जो बॉडी होता है यूरोमास्टिक्स का वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. दैट इज हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. तो हेड के बारे में देखेंगे, नेक, ट्रंक और टेल के बारे में एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करके देखेंगे. उसके बाद हम लोग जाएंगे अपेंडिजेस पे. ठीक है, 2 पेयर अपेंडिजेस होते हैं, उनके बारे में देखेंगे. दैट इज फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्स, उनके बारे में देखेंगे. उसके बाद प्री एनोफेमोरल पोर्ट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज के ही लेक्चर में. उसके बाद हम लोग स्केल्स और क्लॉज यानी कि एक्सोस्केलेटन के बारे में देखेंगे. और लास्टली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखेंगे हम लोग यूरोमास्टिक्स हैडविकी का. ये हमारा कंप्लीट आज का सीक्वेंस रहने वाला है. ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन एक सेगमेंट एकदम प्रॉपर कंप्लीट रहेगा इस लेक्चर में. ओके, अब फिर जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आपको देंगे, हम आपको देंगे, नॉट हम लोग, हम आपको देंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बॉडी वॉल्स कवर करेंगे जिसमें स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, मसल्स वगैरह होगा, पेरिटोनियम और फिर सिलोम रहेगा. ठीक है, एंड फर्दर फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इसमें फिर हम लोग एंटर कर जाएंगे. तो आज का हमारा जो टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है. सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा लंबा होगा और आई थॉट कि एक में ही ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है वैसे. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाइए. देखो, external features, let me select the pen. External feature: shape, size and color. The body of Uromastyx is elongated, massive and depressed. यानी कि जो बॉडी होता है यूरोमास्टिक्स का वो elongated, massive और depressed होता है. ठीक है, जो लेंथ होता है उसका 20 to 30 सेंटीमीटर होता है. जो अपर सरफेस बॉडी का होता है वो येलो ब्राउन होता है जिस पर डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो लोअर सरफेस होता है वो लाइट और या फिर पेल येलो कलर का प्रेजेंट होता है. देखो, जो यूरोमास्टिक्स हैडविकी है उसका अपर सरफेस होगा यानी कि बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन वो थोड़ा ब्राउनिश येलो में जाएगा या फिर येलोइश ब्राउन बोल दो, वैसा कलर जाएगा यानी कि डार्क जाएगा, डार्क कलर का शेड उस पर जाएगा और उस पर स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे. वहीं पे जो नीचे वाला पोर्शन है लोअर सरफेस उसकी बात करें तो वो पेल येलो यानी कि लाइटर कलर में जाएगा. ठीक है, और उस पर ऐसा कोई स्पॉट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे. देन देयर आर ब्लैक स्पॉट्स ऑन द थ्रोट, also the black spot on the front of each thigh. यानी कि जो ब्लैक स्पॉट है वो उसके थ्रोट के रीजन पे प्रेजेंट होता है और ब्लैक स्पॉट ही उसके थाई के रीजन पे प्रेजेंट होता है. चलो आपको दिखा देते हैं. ये वाला जो रीजन है ये थ्रोट का रीजन है, यहाँ पे भी ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होगा और इसके थाई के रीजन पे भी ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होगा. आई होप इट्स क्लियर टू यू. चलो नेक्स्ट आ जाओ. डिवीजन ऑफ बॉडी, यानी कि यूरोमास्टिक्स का जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हेड, नेक, ट्रंक और टेल. इसको भी फिगर से हम आपको समझा देते हैं. आ जाओ. देखो, ये वाला जो रीजन हो गया दिस इज हेड रीजन, दिस वन इज नेक रीजन. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बॉडी हो गया ये हो गया हमारा ट्रंक, नॉट हमारा यूरोमास्टिक्स का ट्रंक. और ये जो बॉडी हो गया दिस इज नोन एज टेल रीजन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. आगे बढ़ा जाए, चलिए आ जाइए. अब एक एक करके इन सबको डिटेल में देखते हैं. हेड, द हेड इज रिलेटिवली स्मॉल. हेड जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, डिप्रेस्ड होता है और ट्रायंगुलर शेप का होता है. इट इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ अ शॉर्ट बट स्ट्रांगली कर्व्ड स्नाउट विद अ ब्लंटी. यानी कि इसके फ्रंट रीजन पे छोटा सा स्ट्रांगली कर्व्ड स्नाउट प्रेजेंट होता है जिसका टिप ब्लंट होता है यानी कि मुड़ा हुआ होता है. जो टर्मिनल माउथ होता है, द टर्मिनल माउथ इज वाइड स्लिट बाउंडेड बाई इमूवेबल लिप्स कवर्ड विथ स्केल्स. यानी कि जो टर्मिनल माउथ होता है वो इमूवेबल लिप्स से कवर होता है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. समझ में आया. जो लोअर लिप होता है वो राउंड होता है जबकि जो अपर लिप होता है उसका एडजस्ट थोड़ा सा शार्प होता है जो कि लोअर लिप को कवर करता है. यानी कि जो अपर लिप होगा उसका शार्प एजेस होगा और जो लोअर लिप होगा वो राउंड होगा और लोअर लिप अपर लिप से कवर्ड होगा.
समझ में आया? A little above the mouth, the anterior end of the snout were two oval opening of external layers. यानी कि मुंह के थोड़ा सा ऊपर जो anterior end होता है स्नाउट का, वहाँ पे क्या होता है, दो ओवल ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं. A pair of small elliptical eyes are located dorsoventrally almost in the middle of the head on each side. यानी कि जो हेड होता है उसके मिडिल से अगर हम देखें तो दोनों साइड पे डॉर्सोवेंट्रली दो इलिप्टिकल आइज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक पेयर छोटे छोटे इलिप्टिकल आइज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो प्यूपिल होता है आई का वो सर्कुलर होता है और जो आइरिस होता है वो ऑरेंज कलर का होता है. आइज में 3 आईलिड्स होते हैं. ठीक है, और वो मूवेबल होते हैं. जो अपर और लोअर आईलिड होता है वो थिक होता है, ओपेक होता है. जो लोअर होता है वो मोबाइल होता है और ऊपर वाला यानी कि अपर आईलिड और लोअर आईलिड मिल के आईज को क्लोज कर देते हैं. जबकि जो तीसरे आईलिड होते हैं जिसको हम नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वो थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और एंटीरियर कॉर्नर्स पे वो फोल्डेड होते हैं आई के. जब ज़रूरत होता है तो ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होते हैं वो कॉर्निया पे स्प्रेड कर जाते हैं, उसको क्लीन करने का भी काम करते हैं और उसको कवर भी करते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. समझ आया? नेक्स्ट आ जाइए. Below and behind each eye is a small vertical oval salopede, the external ear opening और auditory meatus, यानी कि आँख के नीचे या फिर पीछे. ठीक है, ओवल सैलोपीड प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम ऑडिटरी मिएटस बोलते हैं या फिर टिम्पैनम भी बोल सकते हैं. देखो रेप्टाइल्स वगैरह में जो होता है टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, उन लोगों में पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस होता है, ये जो ऑडिटरी मिएटस है ये आँख के नीचे या फिर पीछे प्रेजेंट होता है. एट द बॉटम ऑफ ऑडिटरी मिएटस लाइज ब्राउनिश ओवल पैच, यानी कि ऑडिटरी मिएटस के नीचे एक ब्राउनिश ओवल पैच स्किन का प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनम. एंड इन रेप्टाइल्स टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, एक्सटर्नल ईयर. समझ में आया? चलो नेक्स्ट आ जाओ. नाउ नेक. हाँ, द शॉर्ट नेक कनेक्ट्स द हेड विथ ट्रंक, यानी कि जो नेक होता है वो ट्रंक को हेड से कनेक्ट करता है. ठीक है, नेक के थ्रू ही जो ट्रंक है वो नेक से कनेक्टेड होते हैं. जब नेक रिलैक्स्ड फॉर्मेट में रहता है तो जो लूज स्किन होता है उसके वेंट्रल और लेटरल साइड पे वो एकदम स्पष्ट तरीके से दिखता है, यानी कि वो एकदम क्या बोलते हैं, उनमें जो फोल्ड्स होते हैं ना, जो वेंट्रल और लेटरल साइड्स में उनके नेक पे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं. लेकिन वहीं पे जब वो अपने नेक को आउटस्ट्रेच करते हैं, जब यूरोमैस्टिक्स अपने नेक को आउटस्ट्रेच करते हैं तो ये जो क्यूटेनियस फोल्ड यानी कि ये जो स्किनी फोल्ड होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू यू. देखो जैसे ये नेक है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका स्किनी फोल्ड्स प्रेजेंट है. तो जब नेक डाउन मतलब नॉर्मल इसका पोस्चर है तब तो ये स्किनी फोल्ड दिखेगा. वही जब नेक को ये इलॉन्गेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे ये फोल्ड्स थे ये फोल्ड्स विजिबल नहीं रहेंगे. समझ में आया? चलो नेक्स्ट आ जाओ. ट्रंक. द ट्रंक ऑफ यूरोमास्टिक्स इज लॉन्ग, ब्रॉड एंड डिप्रेस्ड, यानी कि जो ट्रंक होता है यूरोमास्टिक्स का वो लंबा होता है, ब्रॉड होता है और डिप्रेस्ड होता है. इट्स डॉर्सल सरफेस इज आर्क्ड एंड रफ वेयर एज द वेंट्रल सरफेस इज फ्लैट एंड स्मूथ. इसका डॉर्सल सरफेस जो ट्रंक का होता है वो आर्क्ड होता है, यानी कि कर्व्ड शेप्ड होता है और रफ होता है. वहीं पे जो वेंट्रल सरफेस होता है वो एकदम ही फ्लैट और स्मूथ होता है. The skin of its two lateral side remains loosely fold, यानी कि जो lateral sides का skin होता है वो loosely folded होता है. At the junction of trunk and tail is present mid-ventrally a slit-like transverse opening called cloacal aperture. यानी कि सॉरी यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ ना, यहाँ पे जंक्शन होगा. ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे. एट द जंक्शन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल, यानी कि ट्रंक और टेल के जंक्शन पे एक ट्रांसवर्स ओपनिंग प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसको हम क्लोइकल एपर्चर बोलते हैं. कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोइकल एपर्चर? जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल, ट्रंक और टेल के जंक्शन पे. ठीक है, जंक्शन क्या है, वो वैसा पॉइंट जहाँ पर ट्रंक का एंडिंग होता है और टेल का स्टार्टिंग होता है. समझ में आया?
चलो नेक्स्ट आ जाओ। ट्रंक का दो डिस्टिंक्ट रीजन होता है, द एंटीरियर स्मॉल बट थिक हार्ड वॉल्ड थोरैक्स, यानी कि जो एंटीरियर रीजन होता है वो थिक होता है और जो पोस्टीरियर रीजन होता है वो लार्ज होता है, सॉफ्ट होता है और एब्डोमेन होता है, ठीक है, सॉफ्ट वॉल्ड एब्डोमेन होता है, और जो एंटीरियर रीजन होता है वो हार्ड वॉल्ड थोरैक्स होता है। समझ में आया? और एंटीरियर रीजन छोटा होता है जबकि पोस्टीरियर रीजन बड़ा होता है। 2 पेयर लिम्स अटैच टू द ट्रंक लैटरल, यानी कि ट्रंक से 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टेल अब देख लेते हैं। The tail is elongated, massive, dorsoventrally compressed. It is shorter in length than the rest body. ठीक है, सुनो। जो टेल होता है वो elongated होता है, massive होता है, और ये बॉडी पार्ट्स के दूसरे जो भी बॉडी होते हैं ट्रंक वगैरह से ये छोटा होता है। मेल लिजार्ड में ब्रीडिंग सीजन पे, एटलीस्ट इन ब्रीडिंग सीजन, एक पेयर डिस्टिंक्ट नोड्यूल लाइक स्वेलिंग हेमीपेनिस के कारण कहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, क्लोएकल ओपनिंग के जस्ट बिहाइंड वो प्रेजेंट हो जाता है। मेल लिजार्ड में ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे एक पेयर नोड्यूल लाइक स्वेलिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमीपेनिस आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? क्लोएकल जो ओपनिंग होता है, क्लोएकल ओपनिंग, उसके जस्ट बिहाइंड। The dorsal surface of the tail is covered with whorls of large spinous scales. This provide a spiny armor to the tail which serves the organ of defense. देखो, हम आपको जब पहले बता रहे थे, जब हम आपको इंट्रोडक्शन दिए थे इसका यूरोमास्टिक्स हैडविकी का, उस टाइम भी हम आपको बताए थे कि जो यूरोमास्टिक्स हैडविकी होते हैं ना, वो बड़े ही टिमिड जेंटल लिजार्ड होते हैं। वो किसी का कुछ मतलब क्या बोलते हैं, इन द सेंस कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम उसको नुकसान पहुंचाने न जाओ। जब तक वो अपने प्रेडेटर्स को देखते हैं कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तक वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही स्नेक या फिर ह्यूमन बीइंग उनको पकड़ने जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने टेल को एज ए डिफेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, वो अपने फुल बॉडी को अपने बरों के अंदर डाल लेते हैं, जबकि उनका जो पोस्टीरियर रीजन यानी कि जो टेल वाला रीजन रहता है उसको वो बाहर ही रखते हैं और उसको मैसी मतलब क्या बोलते हैं, वॉयलेंटली लैश आउट करते हैं, ठीक है, उसको वॉयलेंटली लैश करते हैं ताकि उससे उनके जो प्रेडेटर्स से, जो भी उनके एनिमीज हैं, उनको वो चोट पहुंचा सके। समझ में आया? तो यही बात यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो उनका टेल होता है उस पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो स्पाइंस जो होते हैं उसी के कारण उनका जो टेल होता है वो डिफेंस ऑर्गन की तरह सर्व करते हैं। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पाइन, यानी कि इस स्पाइनी स्केल्स के प्रेजेंस के कारण ही यूरोमास्टिक्स हैडविकी को हम स्पाइनी टेल लिजार्ड भी बोलते हैं। एक और बात देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, कॉर्डल ऑटोटॉमी इज एब्सेंट, यानी कि जो यूरोमास्टिक्स हैडविकी होता है उसमें कॉर्डल ऑटोटॉमी देखने को नहीं मिलता है। अब पूछोगे ऑटोटॉमी क्या होता है? सुनो, देखो, ऑटोटॉमी एक एंटी प्रेडेटरी बिहेवियर है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने एनिमी से डिफेंस करने के लिए अपने बॉडी के किसी एक पार्ट को सेट ऑफ कर देता है या डिस्कार्ड कर देता है और खुद वहाँ से स्केप आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के घर में हेमीडक्टाइलस तो सबके घर में प्रेजेंट होता होगा, हाँ, किसी के घर में नहीं भी होता होगा, ठीक है लेकिन मोस्टली तो सबके घर में हेमीडक्टाइलस मिलेगा ना। कभी कभी क्या करना, बस वैसे तो वो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन बाय चांस कभी तुम उसके टेल को पकड़ के देखना, ठीक है, वो उसका टेल तुम्हारे हाथ में रह जाएगा और वो गायब हो जाएगा। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? ये एग्जाम्पल है कॉर्डल ऑटोटॉमी का। सॉरी, यहाँ पे ना ऑटोनोमी लिखा हुआ है, इट्स ऑटोटोमी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे, जब नोट्स बनाइएगा तो यही स्पेलिंग लिखिएगा, देखिए AUTOTOMY, ओके, इट्स कॉर्डल ऑटोटोमी, ठीक है। तो क्या हम बोल रहे थे, हाँ, हेमीडक्टाइलस में जो उसका टेल रहेगा वो आपके हाथ में रह जाएगा और वो हेमीडक्टाइलस भाग जाएगा। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो अपने को डिफेंस करने के लिए वो कॉर्डल ऑटोटोमी बिहेवियर अडॉप्ट किया, ठीक है, समझ में आया? यानी कि वो अपने टेल को सेट ऑफ कर दिया और खुद निकल पड़ा वहाँ से। तो ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है ऑटोटोमी, समझ में आया?
और कुछ एनिमल्स में ये कैपेबिलिटी भी होता है कि जो भी सेट ऑफ पार्ट्स होते हैं उनको वो रीजेनरेट कर ले, लाइक हेमिडक्टाइलस ही है तो ये लोग तो रीजेनरेट कर लेते हैं अपने टेल को। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये यूरोमास्टिक्स के केस में देखें तो कॉर्डल ऑटोटॉमी देखने को नहीं मिलता है, यानी कि दे डोंट सेट देयर टेल। अंडरस्टूड? कोई भी सिचुएशन आ जाए वो अपने टेल को सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो अपने टेल को ऑल्दो किस लिए यूज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, एज अ डिफेंस ऑर्गन वो यूज करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आ जाओ। देखो अपेंडिजेस, 2 पेयर अपेंडिजेस होते हैं, ये ट्रंक से लेटरली अराइजन होते हैं, शॉर्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, पेंटाडक्टाइल, पेंटाडक्टाइल मतलब 5 डिजिट्स प्रेजेंट होता है, 5 डिजिट्स, ओके, 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एडेप्टेड किस चीज़ के लिए होते हैं? टेरेस्ट्रियल लाइफ के और बोरोइंग के लिए। जब हम आपको बोरोइंग बता रहे थे उस टाइम हम आपको बताए थे कि इनका जो हार्ड क्लॉज होता है, हार्ड एंड स्टिफ क्लॉज, उनके मदद से वो बरोज बनाते हैं। वैसे तो डिजिट्स हम लोग के पास भी है, उंगली फिंगर्स वगैरह है हमारे पास, क्या हम लोग बरो बना सकते हैं अपने फिंगर्स की मदद से? नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा उतना एडेप्टेड ही नहीं है ना, उतना टफ नहीं है, उतना स्टिफ नहीं है। लेकिन न्यूरोमास्टिक्स का जो होता है वो बड़ा ही हार्ड होता है, एकदम एडेप्टेड ही होता है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, बोरोइंग लाइफ के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आ जाओ, चलो देखो देखो फोर लिम्स, उस टाइम से ग्रीन ब्लू चल रहा है ना, ऑरेंज लेते हैं, आ जाओ। Four limbs arise from the trunk just behind the neck, one either side. These are smaller than hind limbs. यानी कि फोर लिम्स जो होते हैं वो ट्रंक से निकलते हैं नेक के जस्ट पीछे से, यानी कि नेक के जस्ट पीछे जो निकलेगा दैट इज फोर लिम्ब। ये दोनों साइड निकलते हैं। अब एक साइड थोड़ी ना पैर होगा, हमारा ही हाथ है, दोनों साइड है, हमारा ही पाँव है, दोनों साइड है, एक थोड़ी ना रहता है लाइक एक साइड निकला हुआ है एक साइड नहीं निकला हुआ, ऐसा थोड़ी ना रहता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड से निकला हुआ होता है। ये जो होते हैं हिंड लिम्ब से छोटे होते हैं। Each forelimb is made up of upper arm, branchium, forearm, antibranchium and hand और manus। यानी कि forearm जो होता है, सॉरी जो फोरलिम्स होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? उनमें जो पार्ट होंगे ब्रैंकियम होंगे, एंटीब्रैंकियम होंगे और मैनस होंगे। मैनस में 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसका एंडिंग कर्व्ड होता है और पॉइंटेड क्लॉज होते हैं वहाँ पे। जबकि जो लोअर सरफेस होता है मैनस का वो एक ट्रांसवर्स रोज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम एडेसिव पैड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेसिव पैड्स बोलते हैं। वहीं पे जब हम देखेंगे किसमें देखेंगे, हिंड लिम्स में देखेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा एडेसिव लैमेली। तो ये चीज़ याद रखना। और एडेसिव लैमेली जो होता है वो हिंड लिम्ब में कहाँ से निकलता है? वो पीज से निकलता है। वहीं पे जो यहाँ पे फोर लिम्ब, देखो हिंड लिम्स तो हम आगे बताएंगे ही, तो वहाँ पे हम फिर से आपको बता देंगे, एक बार यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो जो लोअर सरफेस होता है मैनस का, वहाँ से क्या निकलता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एडहेसिव पैड्स बोलते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। एडहेसिव पैड्स एडहेसिव लैमेली में कंफ्यूज मत होना। एडहेसिव पैड मैनस से निकलता है जो कि फोर लिम्ब का पार्ट है, और एडहेसिव लैमेली जो होता है वो पीज से निकलता है जो कि हिंड लिम्स का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हिंड लिम्स। अब वो सारी बातें यहाँ पे हम फिर से रिपीट करने वाले हैं। दिस अराइज समवॉट वेंट्रोलेटरली फ्रॉम द पोस्टेरियर एंड ऑफ ट्रंक, यानी कि ये वेंट्रोलेटरली पोस्टेरियर एंड यानी कि जो ट्रंक होता है उसके पोस्टेरियर एंड से ये अराइज करता है। हिंड लिम्ब जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? प्रॉक्सिमल थाई होता है, मिडिल में इसके शैंक होता है जिसको हम क्रश भी बोलते हैं, डिस्टल फूट जिसको हम पीज भी बोलते हैं। पीज में जो होता है 5 क्लॉ टॉज होता है, यानी कि 5 क्लो का टोज होता है, यानी कि यहाँ पे भी क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? जो फर्स्ट टो होता है उसको हम हॉलेक्स बोलते हैं और ये सबसे छोटा होता है, जबकि जो फोर्थ टो होता है वो लार्जेस्ट होता है। पीस जो होता है यानी कि जो लोअर सरफेस होता है पीस का, वहाँ से ट्रांसवर्स रो ऑफ एडहेसिव लैमेली का अराइज होता है। समझ में आया? कुछ स्पाइनोस ट्यूबरक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? नी जॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नी जॉइंट्स के अराउंड वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, प्री एनोफेमोरल पोर्स। नेक्स्ट चलो आ जाओ। The ventral surface of each thigh where 2 to 18 minute pores arranged in a single curved row from cloaca to knee joints termed as
प्री एनोफेमोरल पोर्स, यानी कि जो वेंट्रल सरफेस होता है हर थाई का, उसमें 2 से 18 माइन्यूट पोर्स अरेंज्ड होते हैं एक रॉ के फॉर्म में। कहाँ से कहाँ तक? क्लोएका से लेके नी जॉइंट्स तक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्री एनोफेमोरल पोर्स। ये जो होते हैं ये मेल्स में ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। हर पोर जो होता है वो स्केल के रिंग से कवर्ड होता है, जो कि एक दूसरे से बड़ा होता है। समझ में आया? ये देखो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में कवर्ड होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। द पोर लीड टू द ट्यूबुलर एक्टोडर्मल ग्लैंड producing a horny secretion that forms temporary spines with the hair which help in grasping the female during mating। यानी कि जब मेटिंग का टाइम, यानी कि जब कॉप्यूलेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे जो यूरोमास्टिक्स होता है उनमें एक स्पाइंस यानी कि टेम्पररी स्पाइंस प्रेजेंट हो जाते हैं। और वो टेम्पररी स्पाइंस बनते किस चीज़ से हैं? एक एक्टोडर्मल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका कुछ हॉर्नी सिक्रीशन होता है, उसके थ्रू एक टेम्पररी स्पाइंस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो मेल यूरोमास्टिक्स हैडविकी है वो फीमेल यूरोमास्टिक्स हैडविकी को ग्रास्प करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैटिंग, ठीक है। और ये जो पोर्स होता है ये इसी ट्यूबुलर एक्टोडर्मल ग्लैंड्स तक लेकर जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ। क्या देखना है अब हम लोग को? एक्सोस्केलेटन देखना है। एक्सोस्केलेटन बोले तो स्केल्स और क्लॉज, ठीक है। आ जाओ। हॉर्नी ओवरलैपिंग एपिडर्मल स्केल कवर द इंटायर बॉडी फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो हॉर्नी ओवरलैपिंग एपिडर्मल स्केल होता है वो पूरे बॉडी को कवर करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। दिस आर सेट ऑफ इन फ्लैक्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे परफेक्ट टाइम पीरियड पे क्या होता है, ये अपने बॉडी को कास्ट करते रहते हैं, यानी कि इनका जो स्केल्स होता है ये सेट ऑफ करने लगता है, सेट ऑफ करते जाता है, ठीक है। और फिर नया नया आता भी है। द स्केल्स आर स्मॉल अलॉन्ग द डॉर्सल साइड ऑफ ट्रंक बट लार्ज अलॉन्ग वेंट्रल साइड। ये जो स्केल होते हैं वो ट्रंक के डॉर्सल साइड पे छोटे छोटे होते हैं, जबकि वो वेंट्रल साइड पे बड़े होते हैं। स्केल्स जो होते हैं हेड के वो शेप और साइज में डिफर होते हैं। जो लैबियल स्केल्स होते हैं, देखो लैबियल स्केल क्या होता है? जो लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम लैबियल स्केल बोलेंगे, वो स्मॉल होता है। वहीं पे सुपर ऑक्यूलर स्केल जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। सुपर ऑक्यूलर स्पेस आँख के ऊपर वाला जो स्केल्स होता है उसको हम सुपर ऑक्यूलर स्केल्स बोलते हैं। वहीं पे जो स्नाउट का स्केल होता है वो लार्जेस्ट होता है। देखो हेड में ही हमने कितना डिफरेंसेस देखा। जो लिप्स के ऊपर का स्केल है दैट इज लैबियल स्केल, वो जो है सो स्मॉल है। वहीं सुपर ऑक्यूलर स्केल जो है यानी कि अबव द आईज जो स्केल प्रेजेंट है वो स्मॉलेस्ट है। वहीं जो स्नाउट के ऊपर प्रेजेंट है स्केल्स वो लार्जेस्ट है, ठीक है। जो स्केल्स और टेल पे प्रेजेंट होते हैं वो क्वाड्रेंगुलर होते हैं, यानी कि 4 साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रंक में रिलेटिवली लार्जर दैन दोज ऑफ ट्रंक एंड हेड, यानी कि जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं टेल में वो ट्रंक और हेड के कंपैरिजन में जो होते हैं वो बड़े होते हैं। और इनमें पोस्टीरियर रीजन्स पे स्पाइंस भी प्रेजेंट होते हैं इनके स्केल्स में, ठीक है। हाँ, और जो टेल होते हैं वो उनमें डॉर्सल ट्रांसवर्स रॉ में कुछ बड़े बड़े स्पाइनोज स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेल को क्या करते हैं, एक आर्मर का लुक प्रोवाइड करते हैं। यानी कि वो टेल जो होते हैं उनमें डिफेंस ऑर्गन की तरह, एक वेपन की तरह काम करते हैं। समझ में आया? वो ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पाइन ऑन देयर टेल्स, ठीक है। कुछ स्केल्स जो होते हैं वो स्पाइनी ट्यूबरकल्स बनाते हैं नी जॉइंट्स के पास, ठीक है। जो स्केली एक्सोस्केलेटन होता है वो वाटर लॉस को बचाता है और प्रोटेक्ट करता है यूरोमास्टिक्स हैडविकी के बॉडी को मैकेनिकल इंजरीज से। वहीं पे जो टिप ऑफ डिजिट्स प्रोवाइड विथ sharp claws. Each claw is made up of dorsal and ventral scale of horny plates, यानी यहाँ पे claws होगा, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, CLAW, ठीक है, क्लॉज होगा, ठीक है। जो टिप होता है डिजिट्स का उसमें शार्प क्लॉज प्रेजेंट होते हैं और हर क्लॉज जो होता है वो हॉर्नी प्लेट से बना हुआ होता है, स्केल से बना हुआ होता है, जो कि बहुत ही एकदम हॉर्नी होता है, टफ होता है, ठीक है।
द डॉर्सल प्लेट जो होते हैं उसको अंग्यूलिस बोलते हैं, सॉरी उंग्यूज बोलते हैं, और जो वेंट्रल प्लेट होते हैं उसको सब अंग्यूज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्लॉज होता है वो हॉर्नी प्लेट से बना होता है, उसका स्केल्स होता है, वेंट्रल स्केल होता है, उसमें हॉर्नी प्लेट्स होते हैं, और ये जो डॉर्सल प्लेट होते हैं उसको अंग्यूज बोलते हैं, और जो वेंट्रल प्लेट होती है उसको सब इंग्यूज बोलते हैं, ठीक है। जो इंग्यूज होता है वो बेटर डेवलप्ड होता है सब इंग्यूज से, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। चलो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लो। आफ्टर दैट फिर ये टॉपिक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाला, यानी कि जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। The male and female individual in Uromastyx hadwickii are similar in external features, so sexual dimorphism is not well marked। यानी कि जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं यूरोमास्टिक्स हैडविकी में, ठीक है, उनका जो एक्सटर्नल फीचर होता है वो मोस्टली सिमिलर होता है, इसलिए उनको सिर्फ देख के वो सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म उनमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है। However, the two sexes can distinguish in the following respect। लेकिन ये जो दोनों सेक्सेस हैं यानी कि मेल और फीमेल, इनको कुछ बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, 4-5 पॉइंट है उनको देख लेते हैं। द मेल आर स्लाइटली स्मॉलर एंड डार्कर बॉडी कलर, यानी कि जो मेल होते हैं वो मतलब जो साइज़ होते हैं उनका बॉडी का वो थोड़ा सा छोटा होता है, और उनका जो बॉडी का कलर होता है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, जबकि जो फीमेल होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, यानी कि लार्जर उनका बॉडी साइज़ होता है और कलर भी होता है लाइटर। ब्रीडिंग सीजन पे जो एब्डोमेन होती है फीमेल की उसका ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। ब्रीडिंग जब सीजन आता है तो फीमेल का एब्डोमेन ब्रॉडर हो जाता है। पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा जो मेल होता है उनका बॉडी स्लाइटली स्मॉलर होता है और कलर डार्कर होता है, जबकि जो फीमेल होती है उनका बॉडी लार्जर होता है और कलर जो होता है वो लाइटर होता है। ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे जो एब्डोमेन होता है फीमेल का वो ब्रॉडर होता है, ठीक है। The pre-anofemoral pores are more prominent in male than female। यानी कि जो pre-anofemoral pores होता है वो मेल्स में ज़्यादा prominent होता है as compared to female, okay। इन मेल्स में ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे एक पेयर नोड्यूल लाइक राउंड स्वेलिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है टेल के बेस पे। क्यों प्रेजेंट होता है, यानी क्लोइकल अपर्चर के जस्ट पीछे वो फॉर्मेशन हो जाता है, और ये फॉर्मेशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमीपेनिस, बिकॉज मेल्स में हेमीपेनिस प्रेजेंट होता है, इसके कारण ये राउंड स्वेलिंग्स नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर का क्लोइकल अपर्चर के पीछे फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि ये जो राउंड स्वेलिंग्स होते हैं ये फीमेल्स में इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और हेमीपेनिस भी फीमेल में एब्सेंट होते हैं। The copulatory sac or hemipenis in male is opened by a pair of aperture into the proctodium of cloaca. These are absent in female। यानी कि जो copulatory sac यानी कि जो hemipenis होता है मेल का वो एक पेयर ऑफ aperture से क्लोएका में ओपन होता है, ठीक है। क्लोएका के किस पोर्शन में ओपन होता है, प्रोक्टोडियम में ओपन होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये फीमेल में एब्सेंट होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, समझ में आया यहाँ तक। देखो हम अपना तो एफर्ट्स बेस्ट दिए हैं ताकि समझ में आ सके, जितना मेरा लेवल हो सकता था हम उस लेवल पे समझाए हैं। अब एक बार क्या कीजिएगा कि आप इन स्लाइड्स को देख लीजिएगा, इसको हम अपलोड कर ही देंगे, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, लेक्चर देखने के बाद एक बार इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, नोट्स मन करे तो बना लीजिएगा, वैसे बनाना बेनिफिशियल होता है तो सही रहेगा, याद हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो अब बुक में जो कुछ भी है सिलेबस में जितना भी है, एक तो लिमिटेड सिलेबस होता है, ऊपर से छोड़ना तो सही होता नहीं है ना, तो जो कुछ भी सिलेबस में होता है वो तो सारा इंपॉर्टेंट होता ही है, तो देख लेना इसको, अच्छा है, मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स देने वाला ये सब कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बॉडी वॉल के बारे में, दैट इज स्किन हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा, डर्मिस हो जाएगा, मसल्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, देन पेरिटोनियम के बारे में देख लेंगे और सिलोम के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह जो है वो हर एक लेक्चर में एक सिस्टम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अगर कोई सिस्टम बड़ा हुआ लाइक नर्वस सिस्टम वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बड़ा है लाइक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कनाल एक पोर्शन में कवर कर देंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड फिर नेक्स्ट पोर्शन में कवर कर देंगे, मतलब ये कवर हो जाएगा कुछ टाइम्स में, मतलब हाँ कुछ दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।